म्यूचुअल फंड चुनना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है ना? तो आज हम 2026 के लिए एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। इसे ना अपने पैसों के लिए एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट जैसा समझिए। मतलब एक ऐसी चेकलिस्ट जो पक्का करेगी कि हमारा निवेश सही दिशा में एकदम सही तरीके से उड़ान भरे। अच्छा, निवेश करते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम में से ज्यादातर लोग बस 1 साल का रिटर्न देखते हैं। अरे वाह, इस फंड ने पिछले साल 15% दिया, चलो पैसा लगा दो। बस यही वो सबसे आम और सच कहूं तो सबसे खतरनाक जाल है जिसमें अक्सर निवेशक फंस जाते हैं। लेकिन जो असली कहानी है ना, वो इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है। और यही आज का हमारा मूल मंत्र है। देखिए, सबसे अच्छे फंड को खोजने की दौड़ में नहीं पड़ना है। इसके बजाय वो फंड ढूंढना है जो किसी की जिंदगी, उसके लक्ष्यों और उसकी जरूरतों के लिए सबसे बेस्ट फिट हो। फोकस परफॉर्मेंस का पीछा करने से हटाकर पर्सनल फिट खोजने पर लाना है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 एकदम क्लियर स्टेप्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारी अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। दूसरा, हम प्रचार से परे यानी बियॉन्ड दी हाइप देखेंगे। तीसरा, फंड की आत्मा का विश्लेषण करेंगे। चौथा, एक फाइनल चेक और स्कोर कार्ड होगा। और आखिर में 2026 के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बदलावों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले कलम से शुरू करते हैं। किसी भी फंड को देखने से पहले अंदर झांकना जरूरी है। ये अपने खुद के गोल्स का एक इंटरनल ऑडिट है। जब क्यों क्लियर होगा ना, तो क्या और कहां निवेश करना है वो अपने आप साफ हो जाएगा। यहां पे टाइम होराइजन का नियम सबसे जरूरी है। मतलब पैसा कितने समय के लिए लगाना है। अगर लक्ष्य 1 साल से भी कम का है तो लिक्विड फंड्स सही हैं। 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स देखने चाहिए। 3 से 5 साल के लिए हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर निवेश 5 साल या उससे ज्यादा के लिए है तो प्योर इक्विटी फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। अब बात आती है रिस्क लेने की क्षमता की, यानी रिस्क एपेटाइट। अच्छा, 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक वो जिनके पोर्टफोलियो में 10% की गिरावट आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। इन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव निवेशक। और दूसरे वो हैं जो 10% की गिरावट को खरीदारी का एक बेहतरीन मौका मानते हैं। ये होते हैं अग्रेसिव निवेशक। तो अपनी निवेश शैली को पहचानना ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रचार से परे देखना। यहां हम उन ठोस आंकड़ों पर ध्यान देंगे जो असल में मायने रखते हैं, क्योंकि यही नंबर किसी भी फंड के असली कैरेक्टर को सामने लाते हैं। सिर्फ 1 साल के रिटर्न को तो भूल ही जाइए। हमें देखना है रोलिंग रिटर्न्स, खासकर 3 या 5 साल के। ये हमें साफ साफ बताता है कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है या फिर बस एक आध बार तुक्का लग गया था। कंसिस्टेंसी नापने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला जरूरी मेट्रिक है शार्प रेशियो। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मापता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमें बताता है कि उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क के बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो मैनेजर के स्किल को दिखाता है, ना कि सिर्फ किस्मत को या बहुत ज्यादा रिस्क लेने को। बात सिर्फ रिटर्न की नहीं है, बात ये है कि वो रिटर्न कमाया कैसे गया। अब बात करते हैं कैप्चर रेशियो की। देखिए, लक्ष्य बहुत सिंपल है। एक ऐसा फंड चुने जो बाजार बढ़ने पर 100 से ज्यादा का अपसाइड कैप्चर करे, लेकिन बाजार गिरने पर 90 से कम का डाउनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बाजार की तेजी का पूरा फायदा उठाना और मंदी से खुद को बचाना। और हाँ, कॉस्ट यानी लागत को काबू में रखना तो बहुत ही जरूरी है। एक्टिव इक्विटी फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो 0.75% से कम हो तो अच्छा है। इंडेक्स फंड्स में 0.5% से ज्यादा का ट्रैकिंग एरर एक रेड फ्लैग है, मतलब खतरे की घंटी है। और पोर्टफोलियो टर्नओवर जितना कम हो उतना बेहतर, क्योंकि ये खरीदो और रखो वाली स्ट्रैटेजी को दिखाता है जो लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद है। आइए अब तीसरे भाग पर चलते हैं। अब हम नंबरों की दुनिया से थोड़ा हटकर फंड की आत्मा का विश्लेषण करेंगे। मतलब अब हम उन नंबरों के पीछे के इंसानी पहलू को देखेंगे। इस क्वालिटेटिव फिल्टर में 3 चीजें देखनी है। पहला, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। क्या उसने कम से कम 2 पूरे मार्केट साइकिल, मतलब तेजी और मंदी दोनों देखे हैं? दूसरा, फंड हाउस का तरीका। क्या वो एक प्रोसेस पर चलता है या किसी एक स्टार मैनेजर पर ही निर्भर है? और तीसरा, एयूएम का साइज, यानी फंड कितना बड़ा है। एक बात याद रखनी चाहिए, खासकर स्मॉल कैप फंड्स के लिए, कि बहुत बड़ा साइज हमेशा बेहतर नहीं होता। और अब चौथा हिस्सा जो है फाइनल चेक और स्कोर कार्ड। यहां हम अब तक जिन भी चीजों पर बात की है उन सबको एक साथ रखेंगे और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत बड़ी गलती है पोर्टफोलियो ओवरलैप,
जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हो सकता है किसी ने 5 अलग अलग फंड्स में पैसा लगाया हो, ये सोचकर कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन क्या होगा अगर उन सभी फंड्स की टॉप होल्डिंग्स एक जैसी ही हों? तो ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी हुआ। तो ये रहा हमारा मेन टूल 2026 म्यूचुअल फंड ग्रेडिंग चेकलिस्ट। देखिए, इसमें हम उन्हीं 7 पैरामीटर्स पर किसी भी फंड को 0 से 2 के बीच स्कोर दे सकते हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की। जैसे मान लीजिए अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% से कम है तो उसे मिलेंगे पूरे 2 पॉइंट। अगर शार्प रेशियो 1.0 से ज्यादा है तो उसे भी 2 पॉइंट। है ना सिंपल? इस तरह स्कोर करके एक ऑब्जेक्टिव मतलब एक अनबायस्ड फैसला लिया जा सकता है। मान लीजिए इस पूरे एनालिसिस के बाद एक फंड को 14 में से 12 का स्कोर मिलता है, तो 14 में से 12 का स्कोर अच्छा है या बुरा? हमारी गाइड के हिसाब से 12 से 14 के बीच का स्कोर बताता है कि ये एक एलीट फंड है, मतलब ये एक हाई कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और आखिर में 5वां और आखिरी भाग 2026 के लिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम बदलाव। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नया आ रहा है और किस चीज पर नजर रखनी है। 2026 में 2 बड़े डील ब्रेकर्स पर नजर रखनी होगी। पहला, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया 50% ओवरलैप लिमिट वाला नियम, जो फंड हाउसों को मजबूर करेगा कि वो अपनी स्कीम्स को सच में एक दूसरे से अलग रखें। और दूसरा, लाइफ साइकिल फंड्स का उदय, जो पुराने चिल्ड्रंस और रिटायरमेंट फंड्स की जगह ले रहे हैं। ये जो लाइफ साइकिल फंड्स है ना, ये एक ग्लाइड पाथ पर चलते हैं। मतलब जैसे जैसे लक्ष्य की तारीख पास आती है, ये अपने आप इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट होकर ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ये एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट यानी लगाओ और भूल जाओ वाला सॉल्यूशन है। तो अंत में सवाल यही खड़ा होता है, क्या कोई निवेश पोर्टफोलियो एक फ्रेमवर्क से गाइडेड है या सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रहा है? इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए किया जा सकता है कि वित्तीय फैसले सोच समझ कर लिए जाएं, ना कि बस संयोग।